तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कंपाउंड पेंडुलम के बारे में और टॉर्जन पेंडुलम के बारे में कि भैया कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है और टॉर्जन पेंडुलम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उनके कौन-कौन से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने इससे पहले भैया डिस्कस करा था सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जो कि सारा टॉपिक हमारा एसएचएम के अंदर चला, ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर का ये सारा काम-धाम हमारा चलते जा रहा है, ठीक है? तो चलिए आज की इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे भैया, पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कंपाउंड पेंडुलम, जैसे ये खत्म होता है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्जन पेंडुलम के बारे में। फिर हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है, ठीक है? जिसमें एक्चुअली में हम लोग वेव मोशन पढ़ रहे हैं एंड वेव मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन आता है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन आता है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है? जिसको आप बोलते हो कंपाउंड पेंडुलम एंड टॉर्जन पेंडुलम। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का लास्ट टॉपिक है एंड इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है? ठीक है, जिसका ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं, 1-2 लेक्चर्स में वो खत्म हो जाएगा एंड कुछ एमसीक्यूज़ के पार्ट्स बचे हुए हैं अभी हमारे पास में, क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ शुरू की थी, उसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कर लिए थे। बस 2 चैप्टर बचे हमारे पास में, जिसमें एक आई थिंक कैप्लस लॉ ऑफ सैटेलाइट मोशन वाला चैप्टर है, ठीक है? जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह की बात करी थी, कैप्लस लॉ की बात करी थी एंड सेकंड वेव मोशन, ये लास्ट चैप्टर। तो इनके एमसीक्यू पार्ट बाकी है, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि जल्दी से वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? एंड इसके बाद कुछ लोगों के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, ठीक है? तो जैसा मैंने फिगर आउट करे हैं क्वेश्चंस, तो मैं जल्दी से उनको भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो वो जो क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव वाले भैया आपके, उनके आंसर्स देखो आपको लेक्चर्स के थ्रू मिल जाएँगे, ठीक है? दूसरी बात उनको आप गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास में बुक वगैरह है तो वहाँ से आप उनके नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है? तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उनको भी मैं जल्दी से प्रोवाइड कर दूँगा, बाकी मैं बताऊँगा तो उनका आंसर कहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो भैया कंपाउंड पेंडुलम की बात करनी है, तो कंपाउंड पेंडुलम जो होता है हमारे पास में, ठीक है? ये भी एक टाइप का समझ सकते हो कि सिंपल पेंडुलम की तरह ही काम करता है। जैसे हमारे पास में जब हमने सिंपल पेंडुलम की बात करी थी, तो हमने किस तरीके से उसको फिगर किया था। तो अगर आपको याद हो, तो इधर पे एक सपोर्ट था, ठीक है? इधर पे एक रिजिड सपोर्ट था एंड हमने एक वायर से एक मास को ऐसे लटका के रखा हुआ था, ठीक है? एंड जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया था भैया, ठीक है? इस पे हमने जब फोर्स अप्लाई किया था, तो ये इस तरीके से मूव करके इस डायरेक्शन में जाता है या फिर मूव करते हुए वो अपोज़िट डायरेक्शन में आता है, ठीक है? इस तरीके से। तो जो भी सिंपल पेंडुलम होता है वो उसका मोशन इसी फॉर्मेट में होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है? तो सेम चीज़ आपके कंपाउंड पेंडुलम जो होता है, इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, बस फ़र्क इतना सा होता है कि सिंपल पेंडुलम जो होता है भैया, वो ऑब्जेक्ट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन एक लीनियरली फॉर्म में नहीं करता है। मतलब लीनियरली कहने का मतलब ये चीज़ है कि वो ऐसे एक लाइन में टू एंड फ्रो मोशन नहीं करता, वो इस तरीके से मतलब बेंड करके मोशन करता है, ठीक है? बट जब हम कंपाउंड पेंडुलम की बात करते हैं, तो हम अगर ऐसा पॉसिबल कर लें कि इसी पेंडुलम को मैं इस तरीके से मूव कराता हूँ, ठीक है? इस तरीके से सीधा इसको मूव करवाता हूँ। तो जब ऐसे आप हॉरिज़ॉन्टली मूव करवाते हो ना किसी भी पेंडुलम को, तो उसको बोला जाता है वो कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है? मतलब सिंपल पेंडुलम को ही हो, मतलब अगर आपके पास में सिंपल पेंडुलम है, सीधी-सीधी बात है, सिंपल पेंडुलम को ही हो आप हॉरिज़ॉन्टली मूव करवा दो, ठीक है? सिंपल पेंडुलम को ही आप हॉरिज़ॉन्टली मूव करवा लो, उसी को बोला जाएगा वो कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है? या फिर कोई और तरीका बोलना हो, तो ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी रिजिड बॉडी, ठीक है? जिसको आप हॉरिज़ॉन्टली टू एंड फ्रो मोशन करवाते हो इन एसएचएम, तो उसको बोला जाता है या फिर उसको ऑस्किलेट करवाते हो, ठीक है? तो उसको बोला जाता है वो कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक? तो मैंने क्या करा कि हमारे पास में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक रिजिड बॉडी उठाया, जिसको मैं इस तरीके से ना मूव करवा के, मैं इस तरीके से मूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है भैया? तो फिगर थोड़ा-सा बड़ा बनाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीधी-सीधी बात है, क्या करना है, ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट था, जिसको मैं ऐसे भी मूव करवा सकता हूँ, ठीक है? बट मैं ऐसे मूव नहीं करवाता हूँ इन केस, क्योंकि अगर ऐसे मूव करवाओगे तो वो बन जाता है आपका सिंपल पेंडुलम। बट मैं चाहता हूँ कि वो इस तरीके से मूव करे, सीधा-सीधा, ठीक है? मतलब ऐसे, सीधा-सीधा मूव करे, ठीक है? जब ऐसे सीधा-सीधा मूव करेगा, एक होता है ऐसे मूव करना, ठीक है? और एक होता है ऐसे सीधा-सीधा मूव करना। तो सीधा-सीधा मैं मूव करवाना चाहता हूँ और उसको नाम दूँगा, वो कंपाउंड पेंडुलम होगा। आपने उसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे। अगर आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट का मतलब चलो दिखाता हूँ आपको कुछ टाइम बाद अगर
टाइम मिलता है ना, मैं आपको दिखा दूँगा उसको, ठीक है? फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो अब मैंने क्या करा, लेट्स से ये जो वायर हमारे पास में, इस वायर का लेंथ L होता है एंड इसका जो डिस्टेंस इधर पे लेके जाते हो, तो ये भी डिस्टेंस L ही होता है, ठीक है? तो L डिस्टेंस का हमारे पास में एक वायर था जिसमें हमने एक छोटा-सा रिजिड बॉडी ले लिया था, जिसको मैंने ऑस्किलेट कराना स्टार्ट करा और मैंने उसको हॉरिज़ॉन्टली ऑस्किलेट करवाया। तो जब हॉरिज़ॉन्टली ऑस्किलेट करवाते हैं तो उसको नाम देते हैं, वो क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है? अब अगर आपको इसका डेफिनिशन लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हो भैया? तो सीधा-सीधा कि अ रिजिड बॉडी, ठीक है? ऐसे लिखना कि रिजिड बॉडी ए रिजिड बॉडी व्हिच व्हिच ऑस्किलेट्स फ्रीली, मतलब फ्री होके ऑस्किलेट करना है उसको, ठीक है? व्हिच ऑस्किलेट्स फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है? उसको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू मूव करना है, अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है? अ, अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन आर कॉल्ड, भैया वो क्या होता है? वो कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है? उसको आप बोलते हो वो क्या होता है? वो कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है? मतलब ऐसा कोई भी रिजिड बॉडी जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑस्किलेट करता है, उसको बोला जाता है क्या? वो एक कंपाउंड पेंडुलम होता है। अब इसकी बात आती है इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करोगे? अब देखो, अब ये मूव तो करना चाहता था इस तरीके से, बट हमको मूव कैसे करवाना है भैया? हम उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है? अब इसमें एक एंगल क्रिएट होता है, इधर पे आपको पता भी होगा कि इधर पे एक एंगल क्रिएट होता है जिसको आप नाम देते हो थीटा। एंड सेम चीज़ से अगर आप इसके फ़ोर्स की वैल्यू देखो, देखो, अब जब ये इस तरीके से मूव करेगा, तो इसका जो फ़ोर्स आएगा उसमें सीधी-सीधी बात है, अगर इस पार्टिकल का मास लेट्स से हम m कंसीडर करते हैं, ठीक है? ये अगर हमारे पास में जो पार्टिकल है, जो भी रिजिड बॉडी है, अगर हम उसका मास m कंसीडर करें, तो इसके ऊपर जो फ़ोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, वो mg नीचे की साइड पे दिखेगा आपको। सीधी-सीधी बात है, ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो होगा वो mg नीचे की साइड पे दिखेगा आपको, जिसको आप ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बोलते हो एक्चुअली में, ठीक है? तो जब ये फ़ोर्स काम करेगा तो बॉडी ज़ाहिर-सी बात है वो इस तरीके से मूव करना चाहती है, बट हमको मूव करवाना है कि हम उसको इस तरीके से मूव करवाएँगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे जब मूव करवाना चाहते हो तो उधर पे एक रीस्टोरिंग देखो, दूसरी भी चीज़ ये है कि ये ऑब्जेक्ट वहाँ से वापस भी आता है तो इस पे एक रीस्टोरिंग फ़ोर्स भी काम करता है। तो वो रीस्टोरिंग फ़ोर्स हमको किस तरीके से लगवाना है भैया? हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा-सीधा मूव करे, तो सीधा-सीधा मूव करने के लिए उधर पे जो रीस्टोरिंग फ़ोर्स काम करता है, ठीक है? रीस्टोरिंग फ़ोर्स इज़ एक्ट एज़, वो कैसे काम करता है भैया? एक्ट एज़ अ टॉर्क। वो एक टॉर्क की तरह काम करता है, एक्ट एज़ अ टॉर्क या फिर कपल फ़ोर्स कहते हैं उसको, ठीक है? टॉर्क कहते हैं या फिर उसको कपल फ़ोर्स कहते हैं, कपलिंग फ़ोर्स कहते हैं। तो वो उसको अगर आप हॉरिज़ॉन्टली मूव करवाना चाहते हो बट वो नीचे की तरफ आना चाहता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि भैया वो नीचे की तरफ आना चाहता है, बट आपको हॉरिज़ॉन्टली मूव करवाना है फॉर कंपाउंड पेंडुलम, तो आप क्या कर सकते हो? तो उधर पे जो रिस्टोरिंग फ़ोर्स जनरेट होगा, वो क्या करेगा? एज़ अ टॉर्क की तरह काम करेगा। फिर मतलब अगर आपने वैसे मूव करवाया हॉरिज़ॉन्टली, तो उधर पे जो रिस्टोरिंग फ़ोर्स जनरेट होता है, जो एक्चुअली में कैसे लगता है, वो इसको इस साइड में मूव कराने के लिए काम करता है, जिसको आप रिस्टोरिंग फ़ोर्स बोलते हो, ठीक है? तो इस साइड में इसको लेके आना, क्योंकि पीछे लेके आना है, तो पीछे का लेके आने का मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर गया था, तो रिस्टोरिंग फ़ोर्स इस पे इधर काम करेगा, तब ये ऑब्जेक्ट आपका इसी साइड में वापस आता है, ठीक है? एंड सिमिलरली जब इस पॉइंट की बात करते हो, तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर पे आएगा, तो इसपे जो रिस्टोरिंग फ़ोर्स होता है, वो इस डायरेक्शन में काम करता है, तब जाके ऑब्जेक्ट आपका आगे फिर जाता है, ठीक है? अब ये जब टॉर्क काम करेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टॉर्क इज़ इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स या फिर वेट ले लो, ये ऑब्जेक्ट का जो भी फोर्स इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, वो था mg। mg इसके ऊपर एक फोर्स काम किया था, ठीक है? जो दूसरी चीज़ हमारे पास में ये है कि जो फोर्स लगा था वो तो ठीक है, फोर्स जो लगा था वो तो ठीक है भैया। अब दूसरी जो चीज़ है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो ऑब्जेक्ट को जाना था ऐसे, पर वो गया इस तरीके से, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, ठीक है? ये बनेगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इसको एक नाम देते लेट्स से OAB, ठीक है? तो AB इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, ठीक है? तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको इस तरीके से वापस आगे-पीछे मूव करना था इस बेस के अबाउट, ठीक है? चलो, अब अगली चीज़ जो हमारे पास में, अब हमको एबी की वैल्यू निकालनी है। तो एबी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो एक काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हमारे पास में ये टॉर्क है ना, टॉर्क को चलो बाद में डिस्कस करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को बाद में लिखेंगे, ठीक है? अब ये जो टॉर्क की में ये हमारे पास में एबी आया है, एबी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो निकालने के लिए आप सीधा एक काम कर सकते हो। हमारे पास में देखो, ये है एक ट्रायंगल के शेप में, है ना? इन ट्रायंगल ओएबी,
OAB है, देखो हमारे पास में एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो उसमें साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये अगर इस लाइन पे अगर एंगल बना है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या दिया, AB, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास में, L। तो AB की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या होगी, L sin थीटा। तो हम इधर से एक चीज़ तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमने AB की एक वैल्यू निकाल ली है, जिसकी वैल्यू कितनी है, L sin थीटा। तो जब भी अब इस पे फोर्स का कंपोनेंट तैयार करोगे, ठीक है? जब भी इस पे फोर्स का कंपोनेंट तैयार होगा तो कैसा फोर्स का कंपोनेंट तैयार होगा, ऐसे एंगल वगैरह क्रिएट करोगे। तो अब तो लेट्स से अगर ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता तब ये एंगल क्रिएट कर पाते आप, ठीक है? बट पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो एंगल तो क्रिएट ही नहीं कर पाओगे फिर तो फोर्स का आपको कंपोनेंट वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है एकदम सीधा-सीधा तो, ठीक है? चलो अगली जो चीज़ हमारे पास में, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में टॉर्क जो आएगा, वो आएगा mgl sin थीटा। ये तो हमारे पास में टॉर्क जनरेट हुआ है, हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो हमारे पास में रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे काम कर रहा है, एज़ अ टॉर्क। वो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे काम कर रहा है, वो रीस्टोरिंग फोर्स ही टॉर्क की तरह काम कर रहा है। तो अब अगर आप ध्यान दो तो ऑब्जेक्ट को किधर पे आना था, तो भैया ऑब्जेक्ट को आना था पीछे की साइड पे, ठीक है? कि इधर पे रीस्टोरिंग फोर्स लगा था, ऑब्जेक्ट को आना था पीछे साइड पे, तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आता है और रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे, पीछे की साइड में लग रहा है। मतलब इसी डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स भी काम कर रहा है एंड इसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। तो उस केस के लिए हम जो फॉर्मूला कंसीडर करते हैं वो लिखते हैं माइनस का mg करके, ठीक है? टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस mgl sin थीटा फॉर दिस केस, ठीक है? अगली जो चीज़ हमारे पास में आती है, अब ये टॉर्क को एक तरीके से और डिफाइन करा जाता है भैया, ठीक है? टॉर्क का ना एक फ़ॉर्मूला और होता है, जब भी कोई पार्टिकल ऑस्किलेट करता है, तो ऑस्किलेशन फॉर्म में टॉर्क का एक और फ़ॉर्मूला होता है, वी नो टॉर्क इज़ इक्वल्स टू होता है भैया I इंटू अल्फा। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करी थी। मतलब मैंने उधर पे ये फ़ॉर्मूला आपको बताया था। टॉर्क इज़ इक्वल्स टू I इंटू अल्फा का एक फ़ॉर्मूला भी होता है, ठीक है? जिसमें से अब अगर ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में I इंटू अल्फा जो होगा वो क्या हो सकता है, माइनस का mgl sin थीटा, ये होगा। एंड एक चीज़, जो हमारे पास में एंगल क्रिएट हुआ है, तो मैंने जब आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था, मैंने उधर पे भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो एंगल क्रिएट होता है, वो बहुत ही छोटा एंगल होता है। वो जो एंगल क्रिएट हुआ है, वो बहुत ही छोटा एंगल हुआ है। तो इन दिस केस भी वो एंगल तो छोटा ही ऑब्वियस रहने वाला है, क्योंकि हमने सिंपल पेंडुलम से ही थोड़ा तो बस फेर-बदल करा है। हमने उसको एक कर्व की तरह ऑस्किलेट ना करवा के हमने उसको हॉरिज़ॉन्टली मूव करवाया है। तो जो एंगल क्रिएट होगा भैया वो बहुत छोटा होगा, तो लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है? हम वेरी स्मॉल एंगल के लिए क्या कंसीडर कर सकते हैं? हम साइन थीटा को भैया अज़्यूम करते हैं इस तरीके से, थीटा की तरफ पे। साइन थीटा को लेट्स से अज़्यूम करते हैं थीटा, ठीक है? तो साइन थीटा हमारे पास में क्या हो जाता है? थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, ये दोनों के केस में ऐसे ही चलता है, ठीक है? टैन थीटा रहेगा तो उसके केस में इस तरीके से नहीं वेरी करता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। तो अगर हम ये इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो I इंटू अल्फा आएगा, वो माइनस का mgl एंड थीटा के फॉर्मेट में बचेगा एंड इसको इस साइड पे लेके आओ, तो I इंटू अल्फा प्लस mgl थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है? अब इसी इक्वेशन सेकंड को हमको अच्छे से डिराइव करना है, तो हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है? ये कह सकते हो कि हमारा मेन काम यही है कि हमको इसमें टाइम पीरियड निकालना है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा भैया तो कितना इसके ऊपर टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि हमने तो फोर्स जनरेट करके पता कर लिया कि ये फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है, ठीक है? ये इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस का mgl sin थीटा, ये इस पे रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? अब ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा, हमको उसका मास पता है, उसका वेट पता है, उसकी लेंथ पता है, एंगल पता है, बस बची ये चीज़ है कि वो जब ऑस्किलेट करेगा तो ऑस्किलेशन में कितना टाइम लेगा, बस हमको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो चलो आगे इसको थोड़ा-सा नोट करना, तो मैं इसको इरेज़ करता हूँ, ठीक है? चलो, क्योंकि नोट करने का काम आपको पता है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? अब इसमें और भी क्या कर सकते हो भैया, देखो और करने का मतलब है, ये चीज़ें तो काम की नहीं है, तो इनको भी हटाता हूँ। चलो, अब सुनना, अब इस पे और क्या कर सकते हो? तो इस पे एक काम और कर सकते हो, उस इक्वेशन को और सॉल्व करना है, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड हम उसको और सॉल्व करेंगे, तो क्या कर सकते हो? जो अल्फ़ा होता है हमारे पास में, अल्फ़ा क्या होता है भैया? अल्फ़ा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा को बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है? डी ओमेगा डिवाइड बाय dt,
ठीक है, इस तरीके से, जिसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंड ये एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखा जाता है, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को अगर कभी लिखना हो, इसको लिखना हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ऐसे, चलो इसको ऐसा लिखता हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, जिसमें थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा की वैल्यू बनानी है, इसके फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, कि एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो हमारे पास में एक्सीलरेशन आता है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट को भैया डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा की डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अल्फा की वैल्यू को वहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास में जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या होगा, लेट्स से आई इज इक्वल्स टू मतलब आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस में एम जी एल थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बना है, जिसको हम ये नाम दे सकते हैं। अच्छा, आई को उधर भेज दो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। आई को क्या करना है, इस साइड भेजना है, तो अगर आई इस साइड आएगा या फिर दोनों साइड में आई से डिवाइड कर दो, इन दोनों बोथ साइड में आई से डिवाइड कर दो, तो क्या कर सकते हो, आई से डिवाइड करोगे भैया तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस में एम जी एल थीटा डिवाइड बाई आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बनेगा। एंड अगर आपको याद हो तो हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करी थी, लेट्स से अगर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था एक बारी, ठीक है, तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो कैसे फॉर्मूला आता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें मैंने के बाई एम को ओमेगा कंसीडर करा था ऐसे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दो तो भैया ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला कोई डिफरेंस दिख रहा है, बस उधर पे x है k बाई एम है, इधर पे थीटा है एम जी एल बाई आई है ना। तो सेम चीज आपको दिख रही है, वो चीज आपकी सिंपल पेंडुलम में काम कर रही थी एंड ये चीज आपके कंपाउंड पेंडुलम में काम करती है। तो हम इसको एक नाम दे सकते हैं, दिस इज एक्ट एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन बोलो चाहे मोशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है भैया, ये भी एकदम सिंपल हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ये भी एकदम दिख रहा है, बस फर्क इतना सा है कि जब वो लीनियरली ऑस्किलेट करता है तो हम x की वैल्यू लिखते हैं, जब ये सीधा सीधा हमको अलग फॉर्मेट में एंगुलरली एक्सलेट करवाना है जिसको हम कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं, तो भैया हम थीटा की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो थीटा के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो हम इससे एक चीज तो ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास में ये जो चीज आई है, ये वाली जो चीज आई है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। एंड मैं इसमें एक काम करता हूँ, इधर पे लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइड बाई आई, ये हमारे पास में वैल्यू होगी। ठीक है, लेट, तो ये हम कर सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने के बाई एक्स को, जैसे हम के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करते हैं, तो सिंपली हम इसमें एम जी एल बाई आई को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करते हैं, बाकी थीटा एंड थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम फॉर कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के केस में कभी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा तो आप ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो, बस ये लिखना तो कोई बात नहीं, ये लिखोगे तो याद रखना कि एम जी एल बाई आई इसके वैल्यू होती है। ठीक है, तो इधर से एक काम कर सकते हो, अब ओमेगा जो होता है आपको पहले से पता है कि ओमेगा जो होता है भैया, देखो हम टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, नाउ टाइम पीरियड निकालते हैं, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो हमारे पास में होता है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। उधर से हम ओमेगा हमारे पास में पहले से आया है, ठीक है, तो अगर हम इधर से ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या कर सकते हो, एक काम, इनको उधर भेज दो तो ये अंडर रूट में चले जाएंगे, तो मतलब हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आएगी रूट में एम जी एल डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये आएगा। एंड अगर हम टी की वैल्यू कंसीडर करके निकालते हैं, टी को उधर भेजो बाकी की उधर भेजो, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में आई डिवाइड बाई एम जी एल, ये इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा एंड इसको ऊपर भेज दोगे तो भैया आई ऊपर एम जी एल नीचे। तो ये हमारे पास में बनेगा एक फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो कंपाउंड पेंडुलम के केस में हमारे पास में टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट में आई डिवाइड बाई एम जी एल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम का भी फॉर्मूला तैयार। तो एक तो काम हमारे पास में ये हो गया, आप चाहो तो इतने पे छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो इतने पे छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो
तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? हम ये आई क्या है पता है? आई क्या होता है इधर पे पता है तुमको? ये जो मैंने आई लिखा है, इस आई को बोला जाता है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम इसमें निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसको कंसीडर करते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? क्योंकि पार्टिकल स्टार्टिंग में यहीं पे था, मेन पोजीशन पे ही रहता है, तो उसको सेंटर ऑफ पार्टिकल बोलते हो, तो उसको मैं नाम देता हूँ सेंटर ऑफ मास। तो भैया अगर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे टिका हुआ है एंड इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कि एक परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसी तरीके से दिखता है। पार्टिकल इधर से इधर पे जाता है, तो ये इधर पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है एंड उसको हम नाम देते हैं भैया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है? तो अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आई की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये एक चीज कर सकते हो बाय द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है? क्या कर सकते हो? बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमारे पास में क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई सी एम, ठीक है? सुनना, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब हमारे पास में आई सी एम क्या है? तो आई सी एम का मतलब होता है सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई सी एम मतलब सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो जाएगा सेंटर आपका यही है। एंड इस केस में मैंने एक चीज बोली थी, जो डिस्टेंस होगा, ठीक है? ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है एंड अगर पार्टिकल भी आप पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो भी छोटा होगा। मतलब जो डिस्टेंस होता है आपके एक्सिस से, ये जो ऑब्जेक्ट होता है एंड ये जो डिस्टेंस होता है, उसी को तो आर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम ये पार्टिकल को मैंने छोटा कंसीडर कर लिया, तो जब छोटे पार्टिकल की बात करते हैं, तो हम रेडियस को आर नहीं लिखते हैं, उसको के लिखते हैं, छोटे पॉइंट मास के लिए। तो उस टाइम पे इसको नाम देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड इसमें जब आईसीएम लिखोगे, तो हमने पॉइंट मास कंसीडर करा है, तो आईसीएम की वैल्यू हो जाएगी एम, पार्टिकल का जो भी मास था एम था, ठीक है? तो m इज द मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन m के स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास में एक फॉर्मूला, ठीक है? दूसरा जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है? दूसरा, प्लस करोगे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है? इनके बीच का डिस्टेंस एज्यूम करो, तो क्या कर सकते हो? तो एक काम, जो सेंटर से एक्सिस का डिस्टेंस होगा, हम अगर कंसीडर कर ले l, क्योंकि ये l डिस्टेंस है ये वाली, तो ये भी डिस्टेंस अगर हम देखो ध्यान दो, तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन आई है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? l। ये लेके मत चलना, क्योंकि जब हम पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे भैया, ये तो हमने अलग से, ये ऑब्जेक्ट के लिए अलग से निकाला था, फोर्स का कॉम्पोनेंट निकाला था, ठीक है? वो चीज को लेके मत चलना l sin थीटा। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एम एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर कंसीडर करेंगे, मीन्स आर इज टू एल। ये आर जो होता है पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है? वो चीज होती है आर। चलो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? एम को कॉमन करो, तो के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये हमारे पास में आई का फॉर्मूला बना। तो हम आई की वैल्यू क्या कर सकते हैं? इधर पे पुट अप कर सकते हैं। तो भैया हम अगर आई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो जो हमारे पास में नया टाइम पीरियड आएगा, ठीक है? जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा भैया? टाइम पीरियड इज टू, क्या कर सकते हो? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, तो एज इट इज रहेगा। आई की जगह पे आप कंसीडर करने वाले हो के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, कोई बात नहीं, के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एल। बस सिंपल, एकदम सिंपल, ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला। 2 पाई अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एल। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है टाइम पीरियड का इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हो बाय द वे, तो ये अप्लाई करके आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, टॉर्क टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट में के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एल, ठीक है? एंड एक चीज, कभी कभी इसमें आपसे मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछता है, कभी कभी मिनिमम टाइम पीरियड पूछता है, ठीक है? तो अगर कभी भी आपसे इसमें ये पूछा जाए, भैया कंपाउंड पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड बता दीजिए और मिनिमम टाइम पीरियड बता दीजिए, तो आप क्या कर सकते हो? फॉर द मैक्सिमम टाइम पीरियड एंड द मिनिमम टाइम पीरियड, ठीक है? तो भैया अगर कभी भी, ठीक है, तुमको जरूरत लगे कि आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड बताना है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इन केस ऑफ, किसके केस में भैया? कंपाउंड पेंडुलम। अगर कभी भी तुमसे कंपाउंड पेंडुलम के केस में मिनिमम पेंडुलम, ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड या फिर मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछे, तो क्या कर सकते हो? सीधा एक चीज डायरेक्टली ये करना, जो तुम्हारे पास में रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, ठीक है, उसको कंसीडर करना लेंथ ऑफ द पैरेलल एक्सिस के बीच का, ठीक है? या फिर लेंथ ऑफ द जो भी वायर होगा वो कंसीडर कर लेना। सीधी सीधी एक बात याद रखना,
अगर कभी भी तुमसे पूछे मैक्सिमम टाइम पीरियड बता दो या फिर मिनिमम टाइम पीरियड बता दो, दोनों में से कुछ भी पूछे, ठीक है। इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम तो क्या करोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन को कंसीडर करोगे एल के बराबर, ठीक है, लेट करोगे के इज इक्वल टू एल, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो देखो सुनना, अब ये क्यों करा जाता है, तो जो हमारे पास में डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वो डिस्टेंस मिलता है। एंड जब आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम डिराइव करोगे तो ये जो डिस्टेंस होता है एल, अब पॉइंट मास के लिए डिस्टेंस जो एल है वही तो आपके रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करता है, क्योंकि ये जो एल क्या है, एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम, ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस होता है। एल जो है आपके मतलब रस्सी की लंबाई होती है, जो भी आपने जिस भी ऑब्जेक्ट उसको लटका रखा है, ठीक है, जिस भी स्ट्रिंग से आपने लटका रखा है उसी स्ट्रिंग की लंबाई तो है, उसे स्ट्रिंग का लेंथ ही तो एल है। एंड जब आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करते हो तो उनके बीच का डिस्टेंस भी एल के बराबर ही आता है, लेट्स से एल के बराबर आता है। तो हम ये चीज कंसीडर कर सकते हैं कि के जो होगा रेडियस ऑफ गायरेशन इन केस ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वो भी आपके एल के बराबर ही होता है। ये करा गया है प्रोसेस, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो चुका है, बस आप उसको पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हो, के को हमने एल कंसीडर कर लिया तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट में 2l स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एल, सीधा सीधा एल से एक एल उड़ा दो तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट में 2l डिवाइड बाई एम जी, सीधा सीधा हमारे पास में ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आपसे मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछे या फिर मिनिमम टाइम पीरियड पूछे तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज ही नहीं करना पड़ेगा उस फॉर्मूले में। आपको विदाउट रेडियस ऑफ गायरेशन के, देख रहे हो उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, तो विदाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तुम ये फॉर्मूला कंसीडर करके आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, सीधा सीधा एकदम आराम से वैल्यू निकाल सकते हो यार। मतलब लेंथ ऑफ द वायर तुमको पहले से पता होता है, सिंपल पेंडुलम बनाते हो तो लेंथ ऑफ द वायर तो पहले से पता था, एमजी पहले से पता होता है, मास ऑफ द जो भी ऑब्जेक्ट लोगे, रिजिड बॉडी लोगे, उसका भी मास तुमको पहले से पता होता है, ठीक है। एंड सिंपली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तुमको पता ही होता है, 9.8 लिखते हो या फिर 10 लिखते हो। एंड बाकी बस सिंपल है, 2 पाई मतलब जानते हो 22/7 या फिर 3.14, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो तो आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हो यार फिर तो ये फॉर्मूला इस जगह पे काम करता है फॉर द मैक्सिमम या फिर मिनिमम के केस में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला भी होता है एक्चुअली में। तो आप ये चीज से आप चाहो तो कंपाउंड पेंडुलम को अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी आपसे कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछे मैक्सिमम या मिनिमम तो ये फॉर्मूला, नॉर्मल पूछे तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इनको नोट करो। तो हम डिस्कस करते हैं टॉरजन पेंडुलम के बारे में, ठीक है। ये था हमारा कंपाउंड पेंडुलम का केस, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग टॉरजन पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अच्छा एक चीज यार, मैंने जस्ट अभी भी ध्यान दिया, हमने जो ये आई की वैल्यू निकाली थी इसमें मास का भी मल्टीप्लिकेशन था ना, तो मैंने इधर पे मास को जस्ट लिखा नहीं था, तो अगर आप मास को लिखना भी पड़ेगा क्योंकि मास नहीं लिखोगे भैया गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास में ये मास भी होता है, मैंने ध्यान दिया था, मास को मैंने छोड़ दिया था, जस्ट फॉरगेट। ध्यान देना, मैं मास को रखते हो तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले में बस ये ध्यान देना कि m नहीं रहने वाला है, ठीक है, विदाउट m फॉर्मूला चलेगा। तो ये काम होता है कि जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो ये चीज ध्यान रखना, इधर पे m भी होता है, ठीक है। तो m को रखोगे, m से m को कैंसिल आउट करोगे तो के स्क्वायर डिवाइड प्लस में एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल बचेगा। तो ये हमारे पास में नया फॉर्मूला बचेगा टाइम पीरियड का, क्या होता है भैया, 2 पाई में रूट में के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर डिवाइड बाई जी एल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, मास का कोई लेना देना उसमें नहीं रहता है। तो तुम्हारे पहले तो और भी सिंपल हो गया कि तुमको मास भी नहीं लगाना यार, ऑब्जेक्ट का मास भी नहीं दिया है, बस लेंथ पता है डोरी की, सिंपल टाइम पीरियड निकाल सकते हो। या फिर एक काम ये भी हो सकता है कि आपने के को एल कंसीडर करा है, इधर से एक चीज ये भी कर सकते हो कि अगर आपने के को एल कंसीडर करा है तो सीधा सीधा जहाँ पे एल आया है तो वहां पे ये भी कर सकते हो, इस तरीके से के को एल कंसीडर करना है ना, तो सब के को एल कंसीडर कर लो, सारे केस को एल को सारे एल को के कंसीडर कर लो, ठीक है। अगर तुम सारे के को एल कंसीडर करते हो तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है तुम्हारा रूट में 2k डिवाइड बाई जी, ठीक है। या तो ये अप्लाई कर लो, रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो ये अप्लाई कर लो, नहीं पता है लेंथ ऑफ द वायर पता है तो ये अप्लाई कर सकते हो फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड के केस में, ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है। क्योंकि के को तुमको एल कंसीडर करना है तो कोई सा भी के बना दो, एल को एल बना दो, एल को के बना दो, के को एल बना दो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो अगर के को एल बनाते हो तो ये फॉर्मूला, एल को के बनाते हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर सिंपल केस का पूछेगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है, विदाउट द मास चलेगा, बस ये ध्यान देना कि ये विदाउट द मास चलने वाला है। एंड अगर ये अप्लाई करते हो तो विद द मास चलने वाला है, ठीक है। तो कभी भी विद द मास पूछे
तो विद द मास के लिए ये, विदाउट द मास के लिए ये, एंड विदाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए ये, विदाउट द लेंथ के लिए ये। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्मूला आप टाइम पीरियड का इन केस आप कंपाउंड पेंडुलम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉर्जन पेंडुलम के बारे में। ठीक है भैया, एक टॉर्जन पेंडुलम क्या होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं, और भी सिंपल सा केस है वो। ठीक है, उसमें तो और भी सिंपल सा केस है। अब उसमें क्या करते हैं, देखो अभी तक हमने क्या करा है, एक चीज जो हमने अभी तक करा है, उसमें हमने पॉइंट मास कंसीडर करे थे। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें हमने पॉइंट मासेस को कंसीडर करा था। अब हम इधर पे बड़े बड़े मास को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब बड़े बड़े मासेस को कंसीडर करते हो तो उधर पे आपको टॉर्जन टॉर्जन पेंडुलम, भैया यही है ना स्पेलिंग, टॉर्जन पेंडुलम की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, चलो टॉर्जन पेंडुलम, तो हमारे पास में यही होता है। ठीक है, तो जब भी हम बड़े बड़े मास को अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास में एक रिजिड सपोर्ट है, एंड इस रिजिड सपोर्ट पे हमने एक वायर को लटकाया, एंड इस वायर का लेंथ कुछ तो होगा, लेट्स से इस वायर का लेंथ है एल, एंड इस पे सपोज करो एल है वायर का लेंथ। ठीक है, अब एल लेंथ की वायर पे हमने एक छोटा सा मास कंसीडर करा था और उस पे फोर्स लगा था, तो पार्टिकल भैया ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा था, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। एंड वही चीज अगर हम उसको ऑस्किलेट करवाते हैं हॉरिजॉन्टली तो उसको बोलते हैं भैया हम वो कंपाउंड पेंडुलम होता है। एंड इन केस अगर हम पॉइंट मास की जगह पे बड़ा सा मास ले लें, जैसे कोई डिस्क ले लो, कोई रिंग ले लो, ठीक है, तो कोई भैया बड़ा सा मास का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसको बोला जाता है क्या, वो होता है टॉर्जन पेंडुलम। ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं, टॉर्जन पेंडुलम। अगर बड़े से मास को लेके यही काम करते हो तो उसको नाम देते हैं क्या, वो होता है भैया टॉर्जन पेंडुलम। ठीक है, क्या होता है भैया, टॉर्जन पेंडुलम होता है। ठीक, तो हमारे पास में लेट्स से ये एक बड़ा सा कोई डिस्क है, ये सपोज करो कोई डिस्क है। ठीक है, ये एक डिस्क है, हमने एक डिस्क को कंसीडर करा है इस जगह पे, कोई सा बड़ा सा मास वाला कोई पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, डिस्क कंसीडर कर सकते हो, स्फेयर कंसीडर कर सकते हो, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला स्फेयर, बड़ा वाला रेक्टेंगुलर, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसे केस में जब इसको रखोगे भैया, अब इसको टू एंड फ्रो मोशन करवाना है। ठीक है, तो अब ये टू फ्रो मोशन कैसे करता है, अब डिस्क है तो गोल सा होगा, तो जाहिर सी बात है जब भी इस पर फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा ऐसे, एक तो ये ऐसे घूमेगा और इसको टू एंड फ्रो मोशन भी करना है, तो घूमना भी इसको है, टू एंड फ्रो मोशन भी करना है। तो ऐसे केस में जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो जो रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, उस रीस्टोरिंग फोर्स को आप क्या बोलोगे, रीस्टोरिंग फोर्स। वो काम करता है भैया एज, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल, है ना, उसको ना ट्विस्टिंग कपल बोलते हैं। ठीक है, उसको ट्विस्टिंग कपल बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एज अ ट्विस्टिंग कपल वर्क करता है उस टाइम पे। अब ट्विस्टिंग कपल क्या होता है भैया, जो उसको मूव भी करवा सकता है, उसको मोड़ भी सकता है। ठीक है, और आगे भी मूव करवा सकता है, मोड़ना भी है, आगे भी मूव करवाना है। ठीक है, अगर आगे आगे मूव भी नहीं करवाना है फिर भी अगर उसको मोड़ना है, ठीक है, उसको घुमाना है अपनी जगह पे, मोड़ना है और उसको वापस उसी फॉर्म में वापस लेके आना है, तो ऐसे केस में ट्विस्टिंग कपल का यूज करा जाता है, जिसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू सी थीटा। ठीक है, जिसमें एक ट्विस्टिंग कांस्टेंट बोला जाता है इसको, एंड ये आपने कितना मूव करवाया है वो बोला जाता है। तो ये होता है ट्विस्टिंग कांस्टेंट, एंड ये थीटा आपने कितना डिस्प्लेस करवाया है उसको। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही डिस्क लगाओगे और इसको जब रोटेट करवाना शुरू करोगे, ठीक है, जैसे डिस्क लगाए तो टॉर्जन पेंडुलम्स के केस में इसमें क्या होते हैं सुनना, जैसे ही कोई भी बड़ा सा मास लगाओगे तो वो क्या करता है, उस पर जब फोर्स लगाते हैं तो वैसे घूमता है। ठीक है, वो ऐसे घूमता है, तो डिस्क मैंने लगाया तो भैया ये डिस्क क्या करेगी, ऐसे घूमेगी, और अगर ऐसे घूमेगी तो ये जो रस्सी होगी इसमें ऐठन आ जाती है ना, ये रस्सी क्या होती है, ऐसे अगर घूमेगी भैया तो इसके अंदर ऐठन आ जाती है, और बाद में जब छोड़ते हो तो वो वापस उसी शेप में फिर से आती है। अगर आप कभी भी ऐसा कुछ करते हो तो जैसे आप क्या करते हैं, झूला झूलते हो ना, गोल गोल झूला झूले हो, देखो झूला एक तो झूलते हैं इस तरीके से। अच्छा, ऐसे एक चीज देखो, इसका एग्जांपल भी मेरे को मिल गया, एक रियल लाइफ एग्जांपल पेंडुलम का, कि आप झूला झूलते हो, ठीक है, तो झूला जब झूलते हो नॉर्मली ऐसे ऐसे झूलते हो, ऐसे ही झूलते हो ना ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे जब झूलते हो या तो जो सिंपल झूलते हो तो उसको सिंपल पेंडुलम नाम दे दो। ठीक है, कभी अगर हॉरिजेंटली घूमते हो, हॉरिजेंटली का मतलब कि एकदम सीधा लास्ट टाइम पे जब आते हो तो लास्ट टाइम एकदम सीधा सीधा मूव करते हो, थोड़ा थोड़ा मूव करते हो सीधा सीधा लास्ट टाइम पे, तो उसको कंपाउंड पेंडुलम का नाम दे सकते हो। एंड सिंपल, उसको जब ऐसे गोल गोल घुमा दो उसी जगह पे, एंड फिर जब वापस मुड़ते हो तो भैया उसको नाम दे सकते हो टॉर्जन पेंडुलम। ठीक है, तो एक चीज आप इधर से ये सीख के जा सकते हो कि जो हम झूला झूलते हैं तो झूले में जब भैया हम इस तरीके से मूव करते हैं झूले में, इस तरीके से, ठीक है, जब फुल मोशन में होते हैं कह सकते हो, तो हम उसको नाम देते हैं क्या, वो होता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप झूले में लास्ट पोजीशन पे पहुंचते हो तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करते हो, थोड़ा थोड़ा मूव करते हो, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मूव करते हो, हल्का हल्का ऐसे आगे पीछे करते हो, तो उसको आप नाम दे सकते हो क्या,
कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है? उसको आप क्या नाम दे सकते हो भैया, वो क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम की तरह वो काम करता है, ठीक है? एंड तीसरी चीज़ जो होती है झूले में कि आप उसको ऐसे गोल-गोल भी घुमा सकते हो, तो उसी जगह पे जब गोल-गोल घुमाते हो ऐसे, ठीक है? ऐसे-ऐसे गोल-गोल उसी जगह पे घुमाना है, ठीक है? गोल-गोल घुमाते हो और वापस भी फिर जब उसको छोड़ते हो तो भैया वो वापस भी ऐसे-ऐसे घूमने लगता है। उल्टे डायरेक्शन में फिर से घूमता है, ताकि आप फिर से सीधा हो जाओ। मतलब जैसे आपने ऐसे से घुमाया है, फिर वो ऐसे-ऐसे घूमता है अपने से। तो ऐसे-ऐसे घूमने से अपने से मतलब होता है कि वो भैया रस्सी में ऐंठन आती है। और जो रस्सी में ऐंठन आती है उसको ट्विस्टिंग कपल बोलते हैं। मतलब उस फ़ोर्स की वज़ह से उसमें मतलब जो ट्विस्ट आता है, ऐंठन जो आती है उसको ख़त्म करने के लिए फिर से उसी शेप में वापस लाने के लिए हमको ट्विस्टिंग कपल चाहिए होता है एंड उस टाइम पे उसको नाम देते हैं क्या? वो टॉर्ज़न पेंडुलम होता है। ठीक है? वो क्या होता है? टॉर्ज़न पेंडुलम। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, जो झूला झूलते हो भैया, उस झूले से आप ये चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है? कि ऐसे-ऐसे झूलो तो सिंपल, सीधा-सीधा झूलो तो कंपाउंड, ऐंठे-ऐंठे घूमो तो टॉर्ज़न पेंडुलम। ठीक है? तो हमारे पास में जो ट्विस्टिंग कपल होता है एज़ अ रिस्टोरिंग फ़ोर्स उधर पे वो क्या करता है, टॉ इज़ इक्वल्स टू सी थीटा के बराबर आता है एंड हमने ये चीज़ कंसीडर करी है कि जो रिस्टोरिंग फ़ोर्स होता है एक्चुअली में, वो हमेशा माइनस के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है? बार-बार हम लोग माइनस के फॉर्मेट में ही लिख रहे हैं, तो इनको भी माइनस के फॉर्मेट में ही लिखना प्रेफ़र करेंगे। ठीक है? अब टॉर्क की एक और भी वैल्यू आपको पता ही थी पहले से ही, कौन-सी वाली? आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर जस्ट हमने अभी पहले भी यूज़ करी थी कंपाउंड पेंडुलम के केस में। तो ये हो जाएगा भैया ये एंड सिंपल माइनस का सी थीटा इनको इधर पे लेके आओ, तो आई इज़ इक्वल्स टू या फिर आई को उधर भेज दो, ये डिवाइड में हो जाएगा। डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? माइनस का सी थीटा डिवाइड बाई आई एंड इनको इस साइड पे लेके आओगे तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस में सी डिवाइड बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0 व्हिच इज़ लाइक एज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है? ये ऐसा नहीं दिख रहा कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर एंड सी बाई आई, तो सी बाई आई को भैया कुछ मान लेते हैं, तो सिंपल सा है सी बाई आई को हम मानते हैं ओमेगा स्क्वायर, लेट सी बाई आई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एंड ये बिहेव करेगा कैसा, फिर दिस इज एक्ट एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन केस ऑफ टॉर्जन पेंडुलम। ये भी टॉर्जन पेंडुलम के केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन बन सकता है भैया। ठीक है, अगर बन गया तो मैंने सी बाई आई को कंसीडर कर लिया ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर से मतलब होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू कर सकते हो रूट में सी बाई आई। ठीक है, एंड ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट में सी बाई आई भैया। ठीक है, सी बाई आई। तो हम इधर से एक काम कर सकते हैं, टॉर्क हमको निकालना है तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको इधर भेजो डिवाइड करेंगे, टॉर्क उधर भेजो हो जाएगा तो 2 पाई डिवाइड बाई आई बाई सी। ये फ़ॉर्मूला आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा फ़ॉर्मूला बनता है टॉर्क इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में आई डिवाइड बाई सी। तो भैया अगर कभी भी आपसे टॉर्ज़न पेंडुलम का केस पूछे टाइम पीरियड का, तो ये फ़ॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट में आई बाई सी, जिसमें सी क्या होता है भैया, टॉर्ज़न सी जो होता है उसको ट्विस्टिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? सी को ट्विस्टिंग कांस्टेंट बोलते हैं, थीटा जो होता है आपने इसको कितना ट्विस्ट करा है, वो चीज़ होती है, ठीक है? ट्विस्टिंग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, कितना ट्विस्ट करा है आपने, कितने एंगल पे, वो थीटा होता है, सी जो होता है ट्विस्टिंग कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है? एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू ट्विस्टिंग कपल, सीधी-सीधी बात है, ट्विस्टिंग कपल मतलब ट्विस्टिंग टॉर्क। ठीक है? तो ये आपका होता है टॉर्ज़न पेंडुलम। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये झूले वाले एग्ज़ाम्पल से भी कि भैया सिंपल पेंडुलम किस तरीके से काम करता है, कंपाउंड पेंडुलम कैसे काम करता है और टॉर्ज़न पेंडुलम कैसे काम कर सकता है। एक ही एग्ज़ाम्पल में आपने तीनों अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे कि इस तरीके से भैया आप पेंडुलम्स को डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपका कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्ज़न पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम भी एज़ इट इज़ थोड़ा-सा खत्म हो गया। तो आपके ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस वाले टॉपिक्स खत्म हो गए, ठीक है? अब बचे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे एंड उससे पहले हम लोग एमसीक्यू के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक पता है मुझको। तो अ वो चीज़ करने से पहले डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन से पहले हम एक एमसीक्यू का पार्ट डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन पे चलेंगे, ठीक है? फिर बाकी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे साथ-साथ में, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बाकी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया थैंक यू, ठीक है? इसको अच्छे से नोट कर लेना।